वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम टेंस को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसको जा करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पास्ट टेंस को शुरू करेंगे, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं और समझते हैं इसके नियमों को। लेकिन उससे पहले आप उन 4 वीडियो को जाके ज़रूर देखें जो प्लेलिस्ट में पहले से ही अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस की 5वीं वीडियो है। इससे पहले की 4 वीडियो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस की परिभाषा क्या होती है। तो टेंस किसी कार्य के समय और उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। यानी कि टेंस हमें बताता है कि कार्य किस समय में हुआ है और वो पूर्ण हुआ है या अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ये टेंस ही हमें बताता है। टेंस shows द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। तो ये तो है टेंस की परिभाषा। टेंस 3 तरह के होते हैं, जैसा आपको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4 प्रकार और होते हैं, जो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम से जाने जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। पर अपने टॉपिक पर जाने से पहले हम एक बार फिर से पर्सन चार्ट को देख लेते हैं, ताकि हमारे को आसानी हो जाए अनुवाद करते वक्त। तो ये है हमारा पर्सन चार्ट, जिसको एक बार आप देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट दिस डैट या फिर सिंगल नेम, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे दीज दोज या फिर प्लूरल नेम, एक से ज़्यादा नाम। ये हेल्प करेगा हमारे को हेल्पिंग वर्ब को समझने में। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में भूतकाल में किसी व्यक्ति विशेष की आदत, प्रतिदिन की क्रियाएं, तथ्य इत्यादि के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। तो वाक्य की पहचान क्या होगी। तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ था, थे, थी, गया, लिया, दिया, सोया, दी, ली आदि का प्रयोग होता है। यानी कि वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, या तो था, थे, थी, आ, ई, ए, या आ था, ई थी, ए थे इत्यादि अगर स्वर आपको सुनाई देते हैं तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। आइए एक बार उदाहरणों को देखें। जैसे कि उसने सोचा, तुमने कहा, राम ने लिखा था, मैं विद्यालय के दिनों में धूम्रपान करता था, वह बाजार जाता था आदि। तो ये सभी वाक्य क्या है, तो ये सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किस प्रकार के वाक्य आते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो चलिए हम चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर, जहां पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और उनके ट्रांसलेशन के नियमों को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य या फिर सिंपल सेंटेंस। तो इसके नियम को देखें। तो नियम क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, और अंत में ऑब्जेक्ट। तो आपको 3 फॉर्म ऑफ वर्ब याद करनी पड़ेंगी। तो आप इसको याद करके रखें, तब आप बहुत ही आसानी से टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और इसमें सब्जेक्ट कैसा भी हो, यानी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, रूल एक जैसा ही रहेगा, किसी के लिए भी कोई भी बदलाव नहीं है। आइए कुछ उदाहरणों को देखें। तो जैसे पहला उदाहरण है, उसने गलती की। तो ही या शी, यहाँ पे जेंडर नहीं पता, इसलिए अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। और मेक की सेकंड फॉर्म यानी मेड। तो सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर हमारा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और अंत में ऑब्जेक्ट आ गया। तो ही या फिर शी मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की
ही मेड अ मिस्टेक या फिर शी मेड अ मिस्टेक। एक और उदाहरण देखें, राम घूमने गया। तो राम हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट कैसा भी हो नियम नहीं बदलेगा। तो राम गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो, वेंट, गॉन। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। तो राम वेंट फॉर अ वॉक। आइए एक और देखें, उसने एक पत्र लिखा। ही रॉट अ लेटर। राइट का सेकंड फॉर्म रॉट। मैंने उसे प्यार किया। आई लव्ड हिम या हर। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। तो आई लव्ड हर। तो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपने याद कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हमने अभी समझा, जिसके नियम को हमने समझा, जो कि है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को भी देखें और उसके भी नियम को जानते हैं। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो वाक्य में नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका भी नियम देखिए किस प्रकार है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब इसके साथ डिड नॉट का यूज होगा या फिर आप इसको डिडंट भी लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट फिर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पे जरा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या था। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया था, जबकि नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और डिड नॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो नियम को याद करते वक्त आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आइए उदाहरण को देखें। तो पहला उदाहरण है, लोग स्टेज पर नहीं गए। पीपल डिड नॉट गो ऑन स्टेज। पीपल क्या है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, इसके साथ डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। एक और उदाहरण को देखें, राम घूमने नहीं गया। तो राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। यहाँ पर भी किसका इस्तेमाल किया गया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो राम घूमने नहीं गया, राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। एक और देखिए, उसने एक पत्र नहीं लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। जबकि अफर्मेटिव में राइट की जगह रॉट लिखा गया था क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस था और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने उसे प्यार नहीं किया। आई डिड नॉट लव हिम या हर। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। तो आपने देखा कितना आसान है ये। बस आपको ध्यान रखना है कुछ छोटी छोटी चीज़ों का, उसके बाद आप इसको आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए फटाफट से अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें भी देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो। और अगर वाक्य क्या से शुरू नहीं हुआ है और बीच में कहीं प्रश्नवाचक शब्द आए हैं, जैसे कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो उन्हें कहते हैं हम WH फैमिली वर्ड, यानी कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि प्रकार के शब्दों को WH फैमिली वर्ड कहा जाता है। तो ये वर्ड पहले आ जाएंगे। आइए एक बार नियम को देखें, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। तो अगर वाक्य में इनमें से कोई वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क भी। तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा? WH फैमिली वर्ड, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अगर WH फैमिली वर्ड नहीं आया है तो वाक्य हमेशा क्या से शुरू होगा, और जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ना कि WH फैमिली वर्ड। और अगर वाक्य में WH फैमिली वर्ड आ जाता है तो WH फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए उदाहरणों को देखें और देखते हैं किस प्रकार से ट्रांसलेट किया गया है। तो जैसे कि पहला उदाहरण है, क्या उसके मित्र ने किताब खरीदी। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो वाक्य जब भी क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डिड। तो डिड हिज फ्रेंड बाय द बुक। बहुत आसान है ये, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो केवल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर वाक्य के बीच में क्या आ रहा है या WH फैमिली वर्ड आ रहा है तो वाक्य WH फैमिली वर्ड से शुरू होगा। आइए एक और उदाहरण को देखें, हमने गलती कब की। यहाँ पर देखिए एक WH फैमिली वर्ड आया लेकिन ये बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश पहले आएगी यानी कि व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड,
तो व्हेन डिड वी मेक अ मिस्टेक। एक और देखते हैं, क्या राम घूमने गया, डिड राम गो फॉर अ वॉक, क्योंकि वाक्य जो है क्या से शुरू है इसीलिए यहाँ पर वट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो क्या राम घूमने गया, डिड राम गो फॉर अ वॉक। एक और देखिए, उसने पत्र क्यों लिखा, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू फैमिली वर्ड बीच में आया है, तो वाई डिड ही राइट द लेटर। तो बहुत ही आसान है, केवल नियमों को आपको पढ़ना है, ध्यान में रखना है और थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम वाक्य के अंतिम पड़ाव पर, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये भी बिल्कुल सेम है उसी की तरह, बस नियम में क्या अंतर होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम। अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो केवल डिड का इस्तेमाल किया जाएगा और डिड से ही सेंटेंस बनाया जाएगा। अगर वाक्य में डब्ल्यू फैमिली वर्ड आया हुआ है तो डब्ल्यू फैमिली वर्ड पहले, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, और क्योंकि वाक्य जो है नकारात्मक है तो नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाएगा। तो पहला उदाहरण है, क्या श्याम ने चोरी नहीं की। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि है डिड। तो डिड श्याम नॉट कमिट अ थेफ्ट। कमिट अ थेफ्ट का मतलब होता है चोरी की कोशिश करना या चोरी को अंजाम देना। तो क्या श्याम ने चोरी नहीं की, डिड श्याम नॉट कमिट अ थेफ्ट। एक और देखते हैं, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो देखिए वाक्य में बीच में क्यों आया जो कि डब्ल्यू फैमिली वर्ड से बिलोंग करता है, तो वाई डिड ही नॉट डू सो। तो डब्ल्यू फैमिली वर्ड क्या होगा, पहले आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद देखिए, क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो डिड आई नॉट लव हर। अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। एक और देखिए, लोग स्टेज पर कब तक नहीं आए। तो देखिए कब तक ये डब्ल्यू फैमिली वर्ड है, तो अंटिल व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, अंटिल व्हेन डिड पीपल नॉट कम ऑन स्टेज। तो अगर वाक्य में डब्ल्यू फैमिली वर्ड आया है तो डब्ल्यू फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा और डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर क्या से शुरू हुआ है वाक्य, तो डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। केवल इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। बाकी वीडियोस को आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें जहाँ पर आपको बाकी टेंस की भी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।